स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगर किसे कहा है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। क्या हो जाएगा बताइएगा? रंगपुर। राइट आंसर है हड़प्पा। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगर किसको कहा है? हड़प्पा को कहा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को क्या अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो को बताइएगा? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलिए, स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। चलिए बताइए कि इसकी लंबाई कितना है? 11.88। चौड़ाई कितना है इसका? 7.01। ठीक है, और इसका ऊंचाई यानी गहराई कितना है? 2.43। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से ही मिला है क्या? अन्नागार। क्या मिला है? अन्नागार। इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई जो है 45.71। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितना है बताइएगा? 22.87 लंबाई है, और ये इसका चौड़ाई है। तो सवाल पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे ऊंचा इमारत कौन है? तो कौन हो जाएगा? अन्नागार हो जाएगा। सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा? अन्नागार। ठीक है, बताइएगा कि हड़प्पा में लाश को क्या किया जाता था? गाड़ा जाता था। हड़प्पा में क्या किया जाता था? गाड़ा। अड़ा है, अड़ा है। और मोहनजोदड़ो में जल से कुछ जलाया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में लाश को क्या किया जाता था? जलाया जाता था, और हड़प्पा में क्या किया जाता था? गाड़ा जाता था। हड़प्पा में क्या मिला था? गर्भ से निकलती हुई पौधा मिला था। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा वहाँ के सिक्कों पर मतलब दर्शाया गया था, और एक सिरंगी पशु भी दर्शाया गया था। कहाँ के सिक्कों पर? हड़प्पा के सिक्कों पर। चलिए, लोथल से क्या मिला है बताइएगा? ठीक है, लोथल से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या मिला था? बंदरगाह। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? बंदरगाह। ठीक है, लोथल से बंदरगाह, और रंगपुर से चावल के दाने। लोथल और रंगपुर दोनों जगह से मिला था चावल के दाने। ठीक है, रंगपुर से क्या मिला था? चावल के दाने। चलिए, ये तो पता ही होगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो नदी के किनारे। लोथल भगवा नदी के किनारे। रंगपुर माधव। ठीक है, रंगपुर किस नदी के किनारे? माधव नदी के किनारे। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि आचार्य अजीत सिख संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आदरीचवाद। क्या हो जाएगा? आदरीचवाद। आजीवक के कौन है? मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, घोर क्रियावादी के? पूरन कश्यप। ठीक है, पूरन कश्यप है। और आदरीचवाद के तो ये गया आचार्य अजीत। और भौतिकवादी के? पकूद कचायन। ठीक है, पकूद कचायन। ठीक है, और अनिश्चयवादी के? संजय बैटलीपुत्र। ठीक है, संजय बैटलीपुत्र। एक बार फिर से बोल लीजिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, और घोर क्रियावादी के? घोर क्रियावादी के? और आदरीचवाद के कौन हो जाएगा? और भौतिकवादी के? पकूद कचायन। और अनिश्चयवादी के? संजय बैटलीपुत्र। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 67, 1992, 2003 और 1951। तो क्या हो जाएगा? 67 में किसको शामिल किया गया? सिंधी को शामिल किया गया। ठीक है, 1967 में सिंधी को शामिल किया गया 21वीं संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और 1992 में 3 को शामिल किया गया। ठीक है, क्या क्या था? नमक से याद रखिएगा। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये कब इसको शामिल किया गया? 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। ये दोनों के जोड़ देंगे तो 92 है ना। और 92वां संविधान संशोधन का हुआ था 2003। और 92वां संविधान संशोधन में किसको किसको जोड़ा गया? मैथिली, डोगरी एवं बोडो। ठीक है, मैथिली, संताली, डोगरी एवं बोडो किसवीं अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। पहले 8वीं अनुसूची में कितना भाषा था? 14। अभी वर्तमान में
इंग्लिश है कि नहीं है? नहीं है। इंग्लिश क्या है? नहीं है। ठीक है, चलिए 1951 में किसको जोड़ा गया? कृषि नौवीं अनुसूची को जोड़ी गया। संपत्ति अधिकरण या भूमि अधिकरण अधिनियम नौवीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 1951। केमा संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। चलिए पहली अनुसूची में क्या है बताइएगा? पहली अनुसूची में क्या है? संघ और राज्य। ठीक है, राज्य के को है संघ शासित प्रदेश के को 8 को। दूसरा अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता। वेतन और भत्ता। वेतन और भत्ता। बताइए कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ता के बारे में चर्चा है कि नहीं है? उपराष्ट्रपति के बारे में है? नहीं है। उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे क्या है? वेतन और भत्ता के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, इसलिए वेतन और भत्ता की चर्चा यहाँ पे नहीं किया गया है। सवाल में भी था आप लोग के क्वेश्चन कि किसका दूसरी अनुसूची में किसके वेतन का मतलब की चर्चा नहीं किया गया, तो क्या हो गया? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? 5 लाख। 5 लाख। और राज्यसभा के सभापति को कितना मिलता है? 4 लाख। तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति को वेतन सीधे नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। मिलता है उपराष्ट्रपति के, लेकिन मिलता है किस रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में। चलिए तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। ठीक है, तीसरी अनुसूची में शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए चौथी अनुसूची में क्या है? ठीक है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। 5वां में क्या है? अनुसूचित जनजाति। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में दिया गया है। ठीक है, और 6ठा में क्या है? इसमें 4 राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। वो 4 राज्य कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके जो एसटी होता है वहाँ का अनुसूचित जनजाति होता है, उसके प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। अनुसूची कितना में? 6 में। अनुसूची 7 में क्या है बताइएगा? केंद्र और राज्य के बीच मतलब शक्ति, दोनों का शक्ति है ना, शक्ति का बंटवारा। तो इसमें के को सूची बनाया गया है 3 को, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची में कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। और राज्य सूची में और संवर्ती सूची में दोनों। तो संघ सूची में पहले कितना विषय था? 97। अब कितना है? 100। राज्य सूची में पहले कितना था? 66 को था, अब कितना है? 63। संवर्ती में पहले कितना था? 47। अब कितना है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 8वीं में क्या है? भाषा। 8वीं में क्या है? भाषा। 8वीं सूची में भाषा। और 9वीं में क्या है? संपत्ति अधिकरण, भूमि अधिनियम। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया? 1951 में पहला संविधान संशोधन द्वारा। और 10वीं में कुछ है? 10वीं में दल बदल। ठीक है, दल बदल कानून। दल बदल केमा में है? 10वां में। ठीक है, केमा संविधान संशोधन द्वारा? 52वां संविधान संशोधन द्वारा। इसको कब जोड़ा गया? 1985। 11 में कुछ है बताइए? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, 11 में पंचायती राज। इसको कब जोड़ा गया? 92-93। ठीक है, 92-93 में जोड़ा गया। केमी संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। और 12वीं अनुसूची को केमा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। इसको में कुछ है? नगर पालिका। यानी टोटल 12 को अनुसूची है, 22 को क्या है? भाग है। और संविधान के लागू के समय में अनुच्छेद कितना था? 395। 395। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि रक्त के थक्के का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यूरेनियम 235, सोडियम 24, कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74। कौन हो जाएगा? सोडियम 24। ठीक है, तो रक्त के थक्के का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग? सोडियम 24। यूरेनियम 235 का प्रयोग किसके लिए? चट्टान की आयु ज्ञात करने में। ठीक है, चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम 235। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए। ठीक है, रक्त कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जी? कोबाल्ट 60। और आर्सेनिक 74 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?
ट्यूमर को पता लगाने में, ठीक है, ट्यूमर को पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। फिर से यूरेनियम 235 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शैतान की आग ज्ञात करने में। और सोडियम 24 का प्रयोग किसके लिए? रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए। और क्वार्ट्ज 60 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कैंसर में उपचार के लिए। और आर्सेनिक 74 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ट्यूमर पता लगाने के लिए, ट्यूमर को पता लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीज। किस कमी से होता है? मैग्नीज। और नींबू में कौन सा? लिटिल लीफ किसके कारण होता है? तांबा। और नींबू में डाइवेट, दोनों लिटिल लीफ और डाइवेट किसके कारण होता है? तांबा के कारण। लिटिल लीफ और डाइवेट किसके कारण होता है? तांबा। नींबू में लिटिल लीफ किसके कारण? तांबा। अब बैगन में लिटिल लीफ किसके कारण? जस्ता। ठीक है, बैगन में लिटिल लीफ किसके कारण? जस्ता के कारण। चलिए, और मैग्नीज में क्या होता है? मटर में मार्स रोग। मैग्नीज में किसके लिए? मटर में मार्स रोग। मैग्नीज में मटर में मार्स रोग। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेपाल के संसद का नाम क्या है? बताइएगा। ठीक है, नेपाल के संसद के नाम राष्ट्रीय पंचायत। नेशनल असेंबली कहाँ के संसद के नाम है? पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के। बाकी नेशनल असेंबली किसके, कहाँ के संसद के नाम है? पाकिस्तान के। जातीय संसद बांग्लादेश। ठीक है, जातीय संसद कहाँ के नाम है? बांग्लादेश के। और तसुगड्डू कहाँ के नाम है? भूटान के। ठीक है, तसुगड्डी कहाँ का है? भूटान के। चलिए, अफगानिस्तान के कोची है? सोरा। अफगानिस्तान के कोची है? सोरा। और जापान के संसद के नाम कोची है? डायट। जापान के क्या है? डायट। ठीक है, मलेशिया के संसद के नाम क्या है? मलेशिया के संसद के नाम दीवान निगारा। ठीक है, दीवान निगारा। रूस के संसद के नाम? रूस के डयूमा। ठीक है, रूस के संसद के नाम डयूमा। भारत के संसद के नाम? संसद। और ब्रिटेन और कनाडा के संसद के नाम क्या है? ब्रिटेन प्लस कनाडा के संसद के नाम? पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट। इंग्लिश में हो जाएगा पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए तो एक बार बोल लेते हैं। नेशनल असेंबली कहाँ के संसद के नाम? पाकिस्तान के। राष्ट्रीय पंचायत? नेपाल। जातीय संसद? बांग्लादेश। तसुगड्डू कहाँ के? भूटान के। अफगानिस्तान? जापान के संसद के नाम? मलेशिया के दीवान निगारा। रूस के संसद के नाम? डयूमा। भारत के संसद। और ब्रिटेन और कनाडा के पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? खो खो में कितना है? 9। चलिए 8 गो किसमें है? जिम्नास्टिक में कितना? जिम्नास्टिक में कितना? 8 गो। कबड्डी में कितना? 7 गो। ठीक है, अब वाटर पोलो में? वाटर पोलो 7 गो। ठीक है, वाटर पोलो में कितना? 7 गो। वाटर पोलो में 7 गो। पोलो में कितना? 4 गो। पोलो में कितना? 4 गो। और रग्बी फुटबॉल में कितना? रग्बी फुटबॉल में कितना? 15। खाली फुटबॉल रहेगा तो 11। यानी फुटबॉल और क्रिकेट और हॉकी ये तीनों में कितना हो जाएगा? 11 गो। ठीक है, बास्केटबॉल में कितना? बास्केटबॉल में कितना जी? 5 गो। इधर देखिए, बास्केटबॉल में 5 गो। वॉलीबॉल में 6 गो। नेट बॉल में 7 गो। बेसबॉल में 9 गो। बेसबॉल में कितना? 9 गो। पोलो में कितना? 4 गो। वाटर पोलो में 7 गो। कबड्डी में 7 गो। जिम्नास्टिक में 8 गो। खो खो में 9 गो। फुटबॉल क्रिकेट हॉकी में 11 गो। ठीक है, और बास्केटबॉल में 5 गो। वॉलीबॉल में 9 गो। नेट बॉल में 7 गो। बेसबॉल में 9 गो। चलिए, दिक्कत है? नहीं। आगे चलते हैं। आगे एक शायरी है कि वक्त जो है, हमारा जो वक्त है उस चोर नौकर की तरह से है सयाना। वक्त उस चोर नौकर की तरह से है सयाना, जो मचाता शोर खुद ही लुटकर घर का खजाना। यानी अभी वक्त पर पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो कंगाल बन जाइएगा। सिगरेट विगरेट मारिए, पूरा वो वाला नशा वशा क्या होता है, वो वाला गंजा होता है, और बॉन्ड फिक्सन लीजिए। तो इस समय में आप ये सब तीर उड़ लीजिएगा। उसके बाद वही वक्त आगे जाएगा तो आपको कहेगा कि भाई तो खजाना तो वक्त में हम लूट लिए थे, अब तुमको पास कुछ ही है? कुछ नहीं है, है ना।
तो वक्त उस चोर नौकर की तरह से है सयाना, जो मचाता शोर खुद ही लुटकर घर का खजाना। तो वक्त पर पहरा बैठाओ, वक्त पर पहरा बैठाओ और रात जागो और उसको भी जगाओ, तब ये काम होगा जी। समझ रहे हैं बात। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अकबर द्वारा इलाही संबंध की शुरुआत कब किया गया? 1583। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुआ? दीन ए इलाही की स्थापना 1582। ठीक है। चलिए मजहर की घोषणा कब हुआ? 1579। मजहर की घोषणा 1579 में। ठीक है। और राजधानी लाहौर कब लेके आए? लाहौर राजधानी कब लेके आए? 1585। ठीक है 1585। तो मजहर की घोषणा कब हुआ? 1579। दीन ए इलाही की स्थापना कब? 1583। और 1583 में क्या हुआ? इलाही संबंध की शुरुआत हुआ। अब बताइएगा कि अकबर जो थे कौन सा मतलब इनके पिता का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर जो थे किसके संस्थापक थे? ठीक है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। ठीक है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन? बाबर। इधर देखिए संस्थापक कौन थे? बाबर। ठीक है। बाबर के बाद कौन आए? बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर हो जाएगा। उसके बाद कौन? शाहजहां। और उसके बाद कौन? औरंगजेब। बाकी तो बाबर जो था 4 युद्ध लड़ा था, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब? 1526 में। खानवा के युद्ध, देरी के युद्ध 28 में, और घाघरा के युद्ध 29। सब में कौन जीता था? बाबर। ठीक है। चलिए तो बाबर कब से कब तक? 1526 से 30 तक। ठीक है 1526 से 30 तक। एक मोबाइल नंबर याद रखिएगा 4 26 49, फिर दोनों के घटा दीजिए 22, और फिर 4 26 49 22, फिर दोनों को जोड़ दीजिए 30, और फिर कितना वही वाला लिख दीजिए 49। याद रखिएगा मोबाइल नंबर 4 26 49 22 30 49। 4 26 49 22 30 49, यानी 4 साल कौन? बाबर। देखिए उसके बाद 26 साल ही नहीं रहा था। ये 1530 से भले 1556 तक था, लेकिन बीच में कौन आ गया था? शेरशाह आ गया था। ठीक है। और हुमायूं का 4 जो युद्ध था बहुत पॉपुलर था। कौन कौन? देवरा 4 बेर सोचा। ठीक है। देवरा 4 बेर सोचा। अब इसको में कौन कौन है? देवरा के युद्ध। ठीक है। देवरा का युद्ध कब? 1531 में। उसके बाद चौसा के युद्ध कब? 1539 में। उसके बाद बेलग्राम कहिए चाहे कनौज कहिए। ठीक है। बेलग्राम कहिए चाहे कनौज कहिए। ठीक है। ये कितना? 1540 में। और फिर सर ही जोजिला दर्रा कहाँ में? ठीक है। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख। लद्दाख में एक और कौन सा दर्रा है? अधील दर्रा। कौन सा दर्रा है? अधील दर्रा। ये कहाँ में है? लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन है? पीर पंजाल। ठीक है। पीर पंजाल, बुर्जील और बनिहाल। ठीक है। बुर्जील और बनिहाल ये कौन कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा, बुर्जील दर्रा और बनिहाल दर्रा ये कहाँ में है? जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहित बड़ा शरारत, बड़ा लाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा। ठीक है। सिपकिला दर्रा ये कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में। मणिपुर में कौन सा है? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ में? मणिपुर में। चलिए उत्तराखंड में कौन कौन दर्रा है? माना, नीति और लिपुलेख। ठीक है। माना और नीति और लिपुलेख दर्रा ये कहाँ में है? उत्तराखंड में। सिक्किम में कौन कौन सा है? सिक्किम में क्या? नथुला दर्रा और जयलेल्पा दर्रा। ठीक है। नथुला दर्रा और जयलेल्पा दर्रा। ठीक है। जयलेल्पा दर्रा। सिक्किम में कौन कौन? नथुला और जयलेल्पा। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है? बोमडीला दर्रा। ठीक है। बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा, दीपू दर्रा और यांगयाप दर्रा। ठीक है। ये 3 गो दर्रा जो है कहाँ है? भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है?
मानसरोवर से कौन सा हिमालय से? चेमयुंगडुंग हिमालय से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और भारत में कौन सा दर्रा में प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा कहाँ में? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बताइएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। ठीक है, और असम में क्या कहा जाता है? दिहांग। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। और असम में क्या कहा जाता है? दिहांग। ठीक है, ये दिहांग मतलब देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? ठीक है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? ऑप्शन है कवालियों ने, पंडित मदन मोहन मालवीय, विंस्टन चर्चिल और लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। यानी गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन। कवालियों ने क्या कहा? मलंग बाबा। क्या कहा? मलंग बाबा। अगर सवाल पूछ देगा कि गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा, तो कवालियों ने। गांधी जी को मलंग बाबा किसने कहा? कवालियों ने। मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा? भिखारियों का पंडित। क्या कहे जी? भिखारियों का पंडित। भिखारियों का पंडित महात्मा गांधी को किसने कहा? पंडित मदन मोहन मालवीय। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा? अर्धनंगन फकीर। ठीक है, अर्धनंगन फकीर। बापू किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए एक और कुछ छूट रहा है, बताइए। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इतना याद रखिए गांधी जी के बारे में कि कवालियों ने क्या कहा? मलंग बाबा। कवालियों ने क्या कहा जी? मलंग बाबा। और मदन मोहन मालवीय क्या कहे? भिखारियों का पंडित। ठीक है, विंस्टन चर्चिल क्या कहा? अर्धनंगन फकीर। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन कौन क्या कहा? वन मैन बाउंड्री फोर्स। बापू किन्होंने कहा? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा किन्होंने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के जन्म कब हुआ था? 1869। मृत्यु कब हुआ? 1948। किनके द्वारा गोली मारा गया? नाथूराम गोडसे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915। कैसरे हिंद की उपाधि कब मिला? 1915। प्रथम विश्व युद्ध के समय कब से कब तक चला था वो? 14 से 1918। ठीक है, गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि कब मिला? 1915। ठीक है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह भारत में कब किए? 1917। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 1918 में क्या किए? पहली बार भूख हड़ताल। कौन सा? कहाँ पे? अहमदाबाद मिल में भूख हड़ताल पहली बार 1918 में। 1919 में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। कब लौटाए? जब जलियांवाला बाग हुआ तब लौटाए। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1920 में। असहयोग आंदोलन कौन चालू किए? असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ? मतलब 1922 में। कौन सा कांड के बाद? चौरी चौरा कांड। कहाँ? गोरखपुर में। चौरी जगह पर। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किए? 1930 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब किए? 1942। करो या मरो का नारा कब दिए? भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो या मरो का नारा दिया गया। चलिए आगे बढ़े। आगे है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन हो जाएगा? भाग 3 में कुछ है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक। नीति निर्देशक। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कितना है? भाग 4 में। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, और 4 के क में कुछ है? मौलिक कर्तव्य। इसको कब जोड़ा गया संविधान में? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया इसको। कि कौन सा समिति के आधार पर इसको जोड़ा गया? सरदार सुवर्णसिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर इसको जोड़ा गया। ठीक है, सुवर्णसिंह समिति।
ठीक है, कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। भाग 5 में पूछिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 52 से 151 तक। ठीक है, 52 से 151 तक। नागरिकता किसको में है? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 5 से 11। 5 से 11। अनुच्छेद 5 में क्या है? 5 में नागरिकता, जन्म से नागरिकता। हाँ, मतलब संविधान लागू होने के बाद जिनका भी जन्म भारत में हुआ है वो सब भारत के क्या होंगे? नागरिक होंगे। ठीक है, 6 में क्या है? पाकिस्तान से जो भारत के लिए प्रव्रजन किए हैं, मतलब आए हैं, उसमें से कुछ व्यक्तियों के लिए मतलब नागरिकता माना गया है। ठीक है, और 7 में क्या है? जो भारत से पाकिस्तान गया है उसमें से कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार मिलेगा। वो कितना अनुच्छेद? 7। 8 में वे विदेशी लोग जो मतलब भारतीय मूल के हैं उसके लिए भी नागरिकता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद कितना में? 8 में। 9 में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिकता मतलब ले लेता है तो भारत के नागरिक क्या हो जाएगा? खत्म। 9 न से न और न से न रहे भारत के नागरिक, मतलब दूसरे देश के अगर नागरिकता आप ले लेते हैं तो 9 में भारत के नागरिक को नहीं रहेगा। 10 में क्या है कि लगातार नागरिकता को बनाए रखना। ठीक है, 11 में क्या है कि संसद जो है नागरिकता पर कानून बना सकता है। ठीक है, संसद क्या करता है? नागरिकता पर कानून बना सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1921। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 1921। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? ठीक है, 1935। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। 1955 में क्या? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1988 में आवास बैंक। ठीक है, आवास बैंक 1988। आयात निर्यात कब? 82। आयात निर्यात हो जाएगा 1982। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब? 1982। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कितना हो जाएगा? 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। चलिए, RBI की स्थापना 1935। SBI की स्थापना, आवास बैंक, आयात निर्यात बैंक 82, नाबार्ड 82, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक औद्योगिक 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा था कि आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करना है? किसने कहा था? ऑप्शन है रॉबिन, मार्शल। ठीक है, उसके बाद JK मेहता, उसके बाद क्या है? कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा? JK मेहता। ठीक है, आदर्श विज्ञान किसने कहा? मार्शल। जो अर्थशास्त्र है, जो आदर्श विज्ञान है, किसने कहा? मार्शल ने कहा। अर्थशास्त्र जो है आदर्श विज्ञान है, ये किसने कहा? मार्शल ने। रॉबिन क्या कहा कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है? वास्तविक विज्ञान है। ये किसने कहा? रॉबिन। ठीक है, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, किसने कहा? मार्शल। ठीक है, आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करना होता है, किसने कहा? कार्ल मार्क्स के पुस्तक के लेखक, पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ध्रुव पर G का मान क्या होता है? क्या होता है? सबसे अधिक होता है, महत्तम होता है, न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर क्या होता है? G का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, और पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान क्या होता है? कम जाता है। ठीक है, घटता है। पृथ्वी के ऊपर, सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान क्या होता है? घटता है। अगर यहाँ पे मान लिया कि पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी से अगर ऊपर जाएंगे तो G का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। लेकिन फिर अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो G के मान कुछ होगा? बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर से फिर नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए या नीचे जाए, G का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, चलिए G का मान होता है कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है कि मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 6 गो। मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितना? 6। 12 गो किस में होता है? मक्खी में। 16 गो किस में होता है? प्याज में। और 24 गो किस में होता है? टमाटर में। ठीक है, कबूतर में कितना होता है?
कबूतर में 80 गो। ठीक है, कुत्ता में कितना होता है? 78। कुत्ता में कितना? 78। ठीक है, और बिल्ली में कितना? 38। बिल्ली में 38। ठीक है, चूहा में कितना? 40। बाकी बिल्ली में 38, चूहा में 40, ये दोनों जोड़ेंगे तो कुत्ता में कितना? 78। कबूतर में कितना? 80। 6 किसमें? मच्छर में। 12 में किसमें? मक्खी में। 16 किसमें? और 24 किसमें? मनुष्य में कितना? 46। मनुष्य में कितना? 46। सबसे कम किसको में होता है? स्केरिस में। कितना? 2 को। स्केरिस में कितना? 2। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट द इंड।